बेसमेंट B3, कृतिश प्लाजा बिल्डिंग। रात के 10:37 बजे शांत जगह में टाइलों वाले फर्श पर जूतों की आवाज गूंज रही थी। 32 साल का एक दुबला पतला आदमी, जिसकी त्वचा धूप से सांवली हो गई थी। रोहन ने सावधानी से सुरक्षा कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी सुरक्षा गार्ड की वर्दी को धीरे से ठीक किया, जो कॉलर पर घिस चुकी थी। उसकी आंखें दोपहर से चली आ रही लंबी शिफ्ट के बाद थकी हुई लग रही थीं। उसके काले बिखरे बाल और नुकीले चेहरे पर शांत भाव था, लेकिन जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा याद रहती थी वह थी उसकी गहरी पानी जैसी शांत आंखें, जो हमेशा चुपचाप सब कुछ देखती थीं और हर तरह के हंगामे से बचती थीं। उसने अपना पुराना घिसा हुआ बैकपैक पहना और चुपचाप इमारत से बाहर निकल गया। इस बीच 8वीं मंजिल पर एक छिपे हुए कोने वाले कमरे में, जहां पूरे क्षेत्र का कैमरा नियंत्रण प्रणाली स्थित थी, कृतिश समूह की महिला अध्यक्ष 32 वर्षीय अनन्या अपनी बाहें बांधकर खड़ी थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। उसकी गोरी त्वचा, ऊंची नाक और सुंदर ठंडा चेहरा था। यह उस व्यक्ति की सुंदरता थी जिसने महिमा और हानि दोनों का अनुभव किया था। निगरानी स्क्रीन पर वह सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने उस आदमी के हर कदम को ध्यान से देख रही थी। संदेह के कारण नहीं, बल्कि जिज्ञासा के कारण। इस महीने में यह 7वीं बार है जब यह व्यक्ति देर से अपनी शिफ्ट छोड़कर गली के किनारे के भोजनालयों की ओर जा रहा है ना? अनन्या ने पूछा। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। उसके बगल में उसका सहायक तुषार, एक पतला छोटा आदमी जो एक मशीन की तरह सावधान था, ने सिर हिलाया। हाँ, अध्यक्ष महोदया। रोहन, 32 वर्षीय रात्रिपाली सुरक्षा गार्ड, 11 महीने से काम कर रहा है। नियमों का कोई उल्लंघन नहीं, कोई बुरी प्रतिष्ठा नहीं, किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, लेकिन हर रात बचा हुआ खाना मांगने की आदत है। अनन्या ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी, तिरस्कार से नहीं, बल्कि उलझन से। इतने शांत चेहरे वाला आदमी जीने के लिए भीख मांगना क्यों चुनेगा? वह कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें अभी भी स्क्रीन पर धीरे धीरे छोटी होती जा रही पीठ पर टिकी थीं। मैं जानना चाहती हूं कि वह उसके बाद कहां जाता है। रात के बाजार के पीछे की गली में 11:05 बजे। रोहन ने हर छोटे भोजनालय में विनम्रता से सिर झुकाया। उसके चेहरे पर आत्म सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसने सावधानी से कुछ बचे हुए चावल के डिब्बे मांगे जिन्हें ग्राहकों ने नहीं छुआ था। दुकान के मालिक, जो उसे पहचानते थे, मना नहीं कर सके। बच्चों के रात के खाने का समय हो गया है ना? चाचा रोहन, नूडल सूप की दुकान की मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बच्चों को आपका बनाया हुआ नूडल सूप बहुत पसंद है। आज नेहा ने और मिर्च की चटनी भी मांगी। वह हंसा। उसकी आंखें किन्हीं अदृश्य बच्चों का जिक्र करते हुए कोमल हो गईं। अपनी पुरानी साइकिल पर रोहन ने लगभग 6 डिब्बे चावल और कुछ छोटी मोटी चीजें लाद दीं। वह नहर के किनारे एक छोटी सी गली की ओर साइकिल चलाकर गया, जहां कमजोर स्ट्रीट लाइटें जमीन पर उसकी लंबी छाया डाल रही थीं। दूर से एक काली कार चुपचाप खड़ी थी, जिसमें अनन्या चुपचाप देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वह यहां क्यों आई। एक बड़ी निगम की अध्यक्ष, जो अरबों की पार्टियों में शामिल होती थी, आज एक सुरक्षा गार्ड का पीछा करते हुए एक किराए के घर के क्षेत्र तक आ गई। उसमें ऐसा क्या था जिसने उसे अपनी आंखें हटाने में मुश्किल कर दी? वार्ड 15, जिला 8, फार्म थे हिन स्ट्रीट पर एक छोटे से किराए के क्षेत्र में पुराना लोहे का गेट धीरे से चरमराया। किराए के कमरा नंबर
4 के अंदर से बत्ती जल उठी। चाचा वापस आ गए हैं। क्या खाना है चाचा? एक उत्साही आवाज गूंजी। 4 छोटे बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सबसे बड़ा लगभग 9 साल का था। सबसे छोटा लगभग 3 साल का। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चहक रहे थे। छोटी लड़की नेहा ने अपनी बाहों को उसकी टांगों के चारों ओर कसकर लपेट लिया। चाचा रोहन, आज गोलू गिर गया। क्या आप आज तली हुई मछली लाए हैं? रोहन मुस्कुराया। हर एक के बालों को सहलाने के लिए नीचे बैठ गया। तली हुई मछली, बीफ नूडल सूप और शीतल पेय भी है। जो कोई भी अच्छा व्यवहार करेगा उसे कल फ्लान केक मिलेगा। दूर कार में बैठी लड़की चुप हो गई। यह दृश्य किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं था जो गरीबी के कारण भीख मांग रहा हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का था जो बच्चों को भूखमरी और निराशा के कगार से बचाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। रात के 12 बज चुके थे। 12 वर्ग मीटर के किराए के कमरे में रोहन फर्श पर बीच में बैठा था। कमरे के बीच में बिछी एक चटाई पर 4 बच्चे जमा थे। गोलू अभी भी उसकी गोद में बैठा था। उसके हाथ अभी भी उसके कॉलर को पकड़े हुए थे। क्या हम कल स्कूल जा रहे हैं चाचा? छोटे बोबो ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन अपना रेनकोट लाना याद रखना, कल बहुत बारिश होगी, उसने धीरे से जवाब दिया। उसके हाथ हर डिब्बे में समान रूप से चावल बांट रहे थे, बिना किसी अधीरता के, पहले खाए बिना, शिकायत किए बिना। उसकी आंखों में एक सच्चे पिता की तरह मुस्कान चमक रही थी। 20 मीटर दूर कार में अनन्या ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। झील की सतह की तरह शांत आंखों वाले इस आदमी के अंदर कुछ गहरा, बहुत गहरा छिपा हुआ था। वह नहीं जानती थी, लेकिन उस रात अपने जीवन में पहली बार एक अरबपति महिला सिर्फ एक आदमी के कारण सो नहीं सकी, जो बचा हुआ खाना मांगता था। अगली सुबह कृतिश समूह के अध्यक्ष के कार्यालय की 27वीं मंजिल पर सूरज की रोशनी मोटी कांच की परत से होकर चमक रही थी, लेकिन यह अनन्या के दिल में उठ रहे तूफान को शांत नहीं कर सकी। वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी, धीरे धीरे एक कलम घुमा रही थी। उसकी आंखें उसके सामने की फाइल पर टिकी हुई थीं। यह हमेशा की तरह कोई वित्तीय रिपोर्ट या निवेश की रणनीति नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत कार्मिक जांच थी। व्यक्तिगत फाइल के कवर पर नाम स्पष्ट रूप से छपा था, विन हुई बाओ। मैं दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती तुषार, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानना है। सहायक तुषार ने धीरे से सिर हिलाया। उसने उसके सामने एक मोटी प्रति रखी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। अध्यक्ष महोदया, जानकारी काफी है। कुछ चीजें कार्मिक फाइल में नहीं हैं, लेकिन अभी जांच की गई हैं। अनन्या ने फाइल खोली। पहली पंक्ति ने उसे रोक दिया। मुइन हुई बाओ, जन्म 1993, क्वांग नाम का मूल निवासी, हो ची मिन्ह सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी में अंतिम वर्ष का मेडिकल छात्र था। पूरे पाठ्यक्रम में शीर्ष 5 में। 2016 में एक गंभीर घटना के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मेडिकल, अनन्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें जम गईं। हाँ, उस समय वह एक उत्कृष्ट छात्र था, जिसे न्यूरोसर्जिकल आपातकाल में विशेषज्ञता वाले इंटर्नशिप समूह के लिए चुना गया था। तुषार ने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन उस साल अक्टूबर में उसके माता पिता राष्ट्रीय राजमार्ग एके पर एक बस दुर्घटना में शामिल हो गए। उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। उसके पिता की कुछ दिनों बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। उसकी सबसे छोटी बहन, जो उस समय 17 साल की थी,
को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, जिससे वह कमर से नीचे लकवाग्रस्त हो गई। कमरे में हवा अचानक शीशे की तरह भारी हो गई। अनन्या ने धीरे से फाइल पर अपना हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। उसके बाद क्या हुआ? उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। अंतिम संस्कार की देखभाल के लिए अपने गृहनगर लौट आया और फिर अपनी सबसे छोटी बहन और 4 छोटे भतीजे भतीजियों को साइगॉन ले आया। सबसे छोटी बहन की 2020 में संक्रमण की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई। 4 बच्चे उसके असली भतीजे भतीजी हैं। हाँ, 2 बड़ी बहनों के बच्चे जो हृदय रोग और कैंसर से जल्दी मर गईं। कोई अन्य रिश्तेदार नहीं बचा। स्थानीय अधिकारियों ने रोहन को बच्चों को एक देखभाल केंद्र में रखने का सुझाव दिया था, लेकिन उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसने सभी तरह की अजीबोगरीब नौकरियां की, मोटरसाइकिल टैक्सी चलाई, निर्माण मजदूर के रूप में काम किया, डिलीवरी की और अंत में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि रात की शिफ्ट दिन में बच्चों की देखभाल करने के उसके समय को कम प्रभावित करती थी। वह बहुत देर तक चुप रही, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। एक व्यक्ति जिसका सफेद कोट के साथ एक उज्ज्वल भविष्य था। उसने अपने परिवार की अंतिम गर्मी को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहनना, हर बचे हुए चावल के डिब्बे के लिए भीख मांगना स्वीकार कर लिया। क्या कोई इस बारे में जानता है? उसने पूछा। यहां केवल रात की पाली के प्रबंधक त्रय ही उनके सबसे करीबी व्यक्ति हैं। दूसरे लोग केवल यही सोचते हैं कि वह एक सामान्य गरीब आदमी है। कोई नहीं जानता कि वह कभी मेडिकल स्कूल का छात्र था। अनन्या पीछे की ओर झुक गई। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। अब जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक सुलगता हुआ सम्मान जो धीरे धीरे भावना में बदल गया। उस शाम बेसमेंट B3 के नाइट शिफ्ट कंट्रोल रूम में नाइट शिफ्ट मैनेजर 20 साल का त्री, जो कि खुले विचारों वाला और मजाकिया था, लेकिन वफादार था, कागजात साफ कर रहा था। जब उसने अनन्या को दरवाजे पर देखा, अध्यक्ष अध्यक्ष महोदया, वह चौंक गया, जल्दी से खड़ा हो गया। क्या क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं रोहन के बारे में पूछना चाहती हूं। बस 5 मिनट, उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा। त्रय उलझन में था। वह कुछ सेकंड के लिए झिझका और फिर सिर हिला दिया। प्रबंधक होने के बावजूद वह हमेशा रोहन को एक बड़े भाई के रूप में देखता था। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और बताना शुरू किया। रोहन ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि वह हम लोगों से 100 गुना ज्यादा होशियार है। एक बार मेरे हाथ में एक लोहे की छड़ घुस गई, जिससे बहुत खून बह रहा था। वही था जिसने खून रोका और मेरे लिए पट्टी बांधी, और मुझे यह भी बताया कि घाव को संक्रमित होने से कैसे बचाया जाए। उसके जैसा ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता। अनन्या चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें खाली जगह में देख रही थीं। उसने कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा, लेकिन उसने एक बार अपना इकलौता फोन बेच दिया था, ताकि जब छोटी नेहा को तेज बुखार हो तो उसके लिए दवा खरीद सके। जब भी बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो वह बिना वेतन के अपनी शिफ्ट छोड़ देता है। उनकी देखभाल के लिए पूरी रात जागता रहता है। त्री ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसकी आंखों में प्रशंसा चमक रही थी। आप जानती हैं, उसने एक बार कुछ ऐसा कहा था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं अपने माता पिता और बहनों को नहीं बचा सका, लेकिन अगर मैं बच्चों को बचा सकता हूं तो मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा। अनन्या के सीने में एक तेज दर्द उठा, जैसे किसी अदृश्य धागे ने उसके दिल को बांध दिया हो। इस शहर में ऐसा आदमी एक अदृश्य व्यक्ति की तरह
चुपचाप क्यों रह रहा था? वह खड़ी हो गई। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थी। धन्यवाद। त्रि, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए कुछ करने का समय है। दया के कारण नहीं, बल्कि एक इंसान के प्रति सम्मान के कारण। घर जाते समय अनन्या अपनी कार में बैठी शहर को कांच की खिड़की से देख रही थी। चमचमाती इमारतों के नीचे कुछ लोग केवल पैसा और शक्ति चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो एक नम कमरे में कुछ बच्चों की हंसी को बनाए रखने के लिए चुपचाप रहते थे। अनन्या की आंखें गहरी थीं। वह आदमी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। वह एक नायक था, बिना केप वाला नायक। अगली सुबह कृतिश टॉवर, कार्यकारी बैठक कक्ष में रणनीतिक बैठक हमेशा की तरह चल रही थी। लंबी मेजें, चमड़े की कुर्सियां, ठंडी सफेद रोशनी और विभाग प्रमुखों की नीरस आवाजें। लेकिन आज का माहौल असामान्य रूप से घुटन भरा था, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ngॉकलेर की आंखें लगातार अनन्या की ओर घूम रही थीं। ngॉकलेर इस साल 44 साल का है। एक प्रतिष्ठित काया के साथ, हमेशा एक महंगा सूट पहने हुए, मुंह पर मुस्कान, लेकिन आंखों में नहीं। वित्तीय दुनिया में लोग उसे एक बहुत ही चालाक बूढ़ी लोमड़ी के रूप में जानते हैं, जो हमेशा दयालु शब्द बोलने में अच्छा होता है, लेकिन पीठ पीछे जहरीले वार की तरह काम करता है। लेर हमेशा उस पद की लालसा रखता था जिस पर अनन्या बैठी थी। जिस दिन से उसने अपने दिवंगत पिता की जगह अध्यक्ष का पद संभाला था, उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से उसका विरोध नहीं किया था। लेकिन हर कोई जानता था कि लेर वह व्यक्ति था जो अपने समय का इंतजार करना जानता था। आज, जब हर कोई डेटा प्रस्तुत कर रहा था, उसने धीरे से अपने सामने काली चमड़े की नोटबुक खोली। अंदर रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि पिछले 2 हफ्तों में अनन्या के असामान्य व्यवहार के बारे में सावधानीपूर्वक नोट्स थे। आर्शर सैंशस, अध्यक्ष रात की पाली के नियंत्रण कक्ष में एक सुरक्षा गार्ड के बारे में निजी तौर पर पूछने के लिए उपस्थित हुईं। 23 शिची, अध्यक्ष की कार काट किराए के क्षेत्र में बिना अंगरक्षकों के खड़ी थी, जो व्यक्तिगत रूप से ngुइन हुई बाओ। एक रात की पाली के सुरक्षा गार्ड, पक्षपात के संकेत, असामान्य रुचि, प्रतिष्ठा जोखिम का खतरा। हाय यस, ngॉकलेर को पूरी कहानी समझने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल एक जाल बनाने के लिए पर्याप्त टुकड़े चाहिए थे। उसी समय 24वीं मंजिल पर वरिष्ठ मानव संसाधन कार्यालय में अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी। हाथ में एक नई योजना थी। स्वयंसेवी विभाग को व्यावहारिक संचालन के लिए किसी की आवश्यकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के निचले तबके की कठिनाइयों को समझता हो, जो शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से साझा करना जानता हो। उसने धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से श्री रोहन को उस पद पर आमंत्रित करना चाहती हूं। सहायक तुषार दंग रह गया। अध्यक्ष महोदया, क्या आप रोहन को एक स्थायी कर्मचारी बनाने का इरादा रखती हैं? इतना ही नहीं, बल्कि सामुदायिक स्वयंसेवी परियोजनाओं के प्रबंधक के रूप में, जो आवासीय क्षेत्रों, गरीब श्रमिक क्षेत्रों और विशेष बच्चों के मामलों में गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। तुषार ने अपना सिर खुजलाया। उसके पास कौशल है, लेकिन क्या वह स्वीकार करेगा? उस शाम बेसमेंट B3 के सुरक्षा कक्ष में अनन्या ने दरवाजा धकेल कर अंदर प्रवेश किया। रोहन ड्यूटी शेड्यूल बोर्ड को पोंछ रहा था। उसे देखकर वह जल्दी से मुड़ा, थोड़ा सिर झुकाया। नमस्ते अध्यक्ष महोदया, क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं काम के लिए नहीं आई हूं, बल्कि आपसे मिलने आई हूं। रोहन एक पल के लिए चौंक गया। वह पास आई। उसकी आवाज हल्की लेकिन बहुत स्पष्ट थी। मैं आपको समूह के स्वयंसेवी विभाग में काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं।
सामुदायिक गतिविधि प्रबंधक के पद पर। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कुछ सेकंड के लिए चुपचाप उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे पूछा, मैं ही क्यों? क्योंकि आप दर्द को समझते हैं और आप उससे मुंह नहीं मोड़ते। इस जवाब ने रोहन की आंखों को नीचे कर दिया। वह बहुत देर तक चुप रहा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे खेद है, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी। पहली बार उसे इतनी धीरे से मना किया गया था। कारण, मैं एक बहुत ही नाजुक जीवन जी रहा हूं। अध्यक्ष महोदया, अगर मैं अपना माहौल बदलता हूं, अपनी नींद का शेड्यूल बदलता हूं, तो बच्चे ही भुगतेंगे। मैं बच्चों से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकता, उसने शांत आवाज में कहा, बिना किसी शिकायत के। उसकी आंखें अभी भी कोमल थीं, लेकिन गहराई में अनन्या ने थकान देखी। शारीरिक नहीं, बल्कि बलिदानों से भरे जीवन की। उसने धीरे से सिर हिलाया, कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उसके दिल में एक कोमल अफसोस था। अगली सुबह वाइस प्रेसिडेंट के कार्यालय में ngok-ler ने दस्तावेजों का एक ढेर मेज पर रखा। एक पत्रकार को फोन किया जो आंतरिक समाचारों में माहिर था, जिसे उसने बैंक में काम करते समय से पाला था। मेरे लिए एक संवेदनशील लेख तैयार करो। कृतिश के अध्यक्ष ने गुप्त रूप से एक सुरक्षा गार्ड से संपर्क किया, कर्मियों के स्थानांतरण में हस्तक्षेप किया, कार्यस्थल में भावनात्मक पक्षपात के संकेत। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी, लेकिन उस तरह की तरह तेज थी। बस संदेह के बीज बोना ही काफी है, बाकी काम जनता मेरे लिए कर देगी। उस शाम अनन्या के कार्यालय में तुषार जल्दी से अंदर आया। अध्यक्ष महोदया, मुझे अभी एक अंदरूनी सूचना मिली है। कोई रोहन और आपके बारे में टैबलॉइड को जानकारी लीक कर रहा है। अनन्या ने अपनी चाय का कप नीचे रखा। उसकी आंखें बर्फीली थीं। मुझे पता है कि यह कौन कर रहा है, लेकिन उन्हें खबर लीक करने दो। वे नहीं जानते कि मैं भी एक शतरंज का खेल खेल रही हूं। उसकी आंखों में पहली बार एक तेज चमक दिखाई दी। अनन्या सिर्फ एक महिला अध्यक्ष नहीं थी, वह सत्ता के शतरंज के खेल के बीच पैदा हुई थी, और वह कभी हारी नहीं थी। 3 दिन बाद बिजनेस एक्सप्रेस, एक टैबलॉयड पत्रिका जो अपनी सनसनीखेज शैली के लिए जानी जाती है, लेकिन वरिष्ठ कर्मियों के विश्लेषण की आड़ में युवा अध्यक्ष अनन्या और नाइट शिफ्ट गार्ड, ए शिफ्ट इन पावर और ए वेव ऑफ इमोशन शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। लेख में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन यह संकेत से भरा था। बेसमेंट से रोहन के साथ बाहर निकलती अनन्या की एक तस्वीर जानबूझकर धुंधली कर दी गई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से धुंधला था, केवल उसकी आंखें स्पष्ट थीं, जिससे पाठकों के लिए अनुमान लगाना आसान हो गया। कार्यकारी बोर्ड में हलचल मच गई। 27वीं मंजिल के गलियारों में लगातार फुसफुसाहट हो रही थी। जिज्ञासु और कानाफूसी भरी निगाहें चोरी छिपे डाली जा रही थीं। बैठक कक्ष के अंदर ngok-ler की आंखें चाकू की तरह तेज थीं। कभी कभी मेज के सिरे पर बैठी लड़की पर नजर डालती थीं। डभा डभा डबला डबला, जो ठंडी और शांत थी, जैसे कि लेख का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अनन्या के दिल में एक तूफान चल रहा था। उसने उस योजना को कसकर पकड़ लिया जिसे उसने अभी अभी बोर्ड में समायोजित किया था। उसने कुछ नहीं कहा। जब तुषार ने आह भरी तो वह केवल फीकी हंसी हंसी। यह लेख वायरल हो गया है। मैं जानकारी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ छोटे भागीदारों ने सवाल उठाए हैं। कोई बात नहीं, उन्हें सवाल करने दो। क्या आप जवाब देने का इरादा नहीं रखती? नहीं, जवाब देना एक जाल में फंसना है।
मैं इसे एक अलग तरीके से स्पष्ट करना चाहती हूं। उसने एक योजना बनाई थी, एक मूक कार्रवाई जो सभी अफवाहों को दूर करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इससे पहले कि योजना शुरू हो पाती, एक आपदा आ गई। फार्मथेहिन किराए के क्षेत्र में बारिश की आवाज जंग लगी टिन की छत पर लगातार पड़ रही थी। किराए के क्षेत्र की मकान मालकिन जीतू ने अभी अभी बर्तन धोए थे। उसने कमरा नंबर 4 से एक हताश रोने की आवाज सुनी। रोहन की सबसे छोटी भतीजी 6 साल की नेहा तप रही थी। उसके गाल कोयले की तरह लाल थे और वह घरघरा रही थी। रोहन ने घबराकर उसका तापमान मापा। उसके हाथ कांप रहे थे। सांशिजो 5 डिग्री बुखार। वह घबरा गया। बुखार कम करने की दवा खत्म हो गई थी। उसने जल्दी से एक पतला रेनकोट पहना और बच्चों की ओर देखा। चाचा गली के कोने वाली दवा की दुकान पर जा रहे हैं। बस 5 मिनट। अंदर रहना और दरवाजा बंद कर लेना। किसी के लिए मत खोलना। समझे? 9 साल के सबसे बड़े भतीजे ने उसकी टांग पकड़ ली। चाचा रोहन, मत जाओ। बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर मैं नहीं गया तो छोटी नेहा खतरे में पड़ जाएगी। अच्छे बनो और अपनी बहन का ख्याल रखना। समझे? वह बारिश में बाहर भागा, जल्दी से अपनी घिसी हुई चप्पलें पहनकर। आकाश में बिजली कड़की। मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़क फिसलन भरी थी और रोशनी मंद थी। इससे पहले कि वह दवा की दुकान में मुड़ पाता, एक मोटरसाइकिल चौराहे से तेजी से आई और उसे टक्कर मार दी। एक सूखी आवाज। वह आदमी पानी के एक पोखर में गिर गया। बारिश उसके घायल हाथ से निकले खून में मिल गई। पूरा किराए का क्षेत्र घबरा गया। दीतू जोर से चिल्लाई, रोहन को एक कार ने टक्कर मार दी है। कोई है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हे भगवान! इस बीच कृतिश समूह में शेयरधारकों की बैठक एक महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच रही थी। जब तुषार अचानक पीला चेहरा लेकर अंदर आया, वह अनन्या के कान के पास झुका और फुसफुसाया, छोटी नेहा को तेज बुखार है। रोहन दवा खरीदने गया था और एक दुर्घटना का शिकार हो गया। वह अभी जिला 8 के अस्पताल में है। दीतू ने संदेश भेजा, बहुत खून बह रहा है। अनन्या तुरंत खड़ी हो गई। मुझे खेद है, बैठक अस्थायी रूप से स्थगित की जाती है। मुझे तुरंत जाना है। बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी प्रस्तुति के। जिला 8 के अस्पताल में वह आपातकालीन कक्ष के गलियारे में भागी। कीटाणुनाशक की गंध सीधे उसकी नाक में आई। सफेद रोशनी उसके बर्फीले चेहरे पर पड़ रही थी। अंदर होने के बावजूद बारिश अभी भी उसके कंधों पर चिपकी हुई थी। आपातकालीन कक्ष से त्रि बाहर आया, बारिश के पानी से लथपथ। सौभाग्य से यह केवल नरम ऊतक की चोट और हाथ पर एक गहरी खरोंच है, लेकिन उसने बहुत खून खो दिया है। घर पर बच्चे अभी केवल जीतू के साथ हैं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, सीधे कमरे में चली गई। अस्पताल के बिस्तर पर रोहन चुपचाप लेटा हुआ था। उसका बायां हाथ सफेद पट्टियों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसका चेहरा खून की कमी से पीला पड़ गया था, लेकिन अभी भी बारिश के पानी के निशान से धुंधला था। वह बिस्तर के बगल में बैठ गई, अपने सामने चुपचाप लेटे हुए आदमी को देख रही थी। उसका दिल कस गया। तुम्हें इतना मजबूत होने की जरूरत नहीं है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि बहुत सी अनकही बातों के कारण। छोटी नेहा कैसी है? तुषार ने एक परिचित बाल रोग विशेषज्ञ को फोन किया है। उसका इलाज चल रहा है। चिंता मत करो। उसकी आंख के कोने से एक आंसू चुपचाप गिर गया। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया।
मुझे अनन्या कहो, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। उसने उसे देखा। उसकी आंखों में अब दया नहीं थी, बल्कि एक गहरी प्रशंसा थी। और कहीं न कहीं उसके दिल में एक नरम भावना जिसे अभी तक नाम नहीं दिया गया था। एक शक्तिशाली व्यवसायी महिला की ठंडी बर्फ की परत के नीचे टिमटिमा रही थी। उस रात पहली बार वह सुबह तक एक आदमी के बगल में बैठी रही। जिला 8 अस्पताल। सुबह की धूप खुली कांच की खिड़की से होकर आ रही थी। अस्पताल का गलियारा खाली था। केवल शांत कदमों और बाहर के पेड़ों से बहती हवा की आवाज थी। अनन्या अस्पताल के बिस्तर के बगल में एक स्टेनलेस स्टील की कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाल पूरी रात न सोने के कारण थोड़े बिखरे हुए थे। उसकी शर्ट पर अभी भी बारिश के धुंधले धब्बे थे, जो सूखे नहीं थे। उसके हाथ में ठंडी कॉफी का एक कप था। उसकी आंखें सोते हुए आदमी के पीले चेहरे से नहीं हट रही थीं। रोहन, जो कभी सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था, अब उसके दिल में एक बड़ा सवालिया निशान था। वह कौन था? कोई अपने कंधों पर पूरी दुनिया कैसे उठा सकता है और फिर भी अपने दिल को नाराजगी से मैला नहीं होने दे सकता? अनजाने में एक भावना उसके सीने में घुस गई। उसने अपने हाथ कस लिए। उसे किसी के बगल में चुपचाप बैठे हुए कितना समय हो गया था। काम के लिए नहीं, रणनीति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका दिल रुकना चाहता था। सुबह 9:15 बजे अस्पताल के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। 3 बच्चे झिझकते हुए अंदर आए। तीनों ने पुराने कपड़े पहने थे और बस से खुद आए थे। उनकी आंखें चिंता से लाल थीं। चाचा रोहन कहाँ हैं? सबसे बड़े ने कांपते हुए पूछा। रोहन धीरे धीरे जागा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, 3 छोटे बच्चों ने आकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चाचा, क्या आपको दर्द हो रहा है? आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? छोटी गांव की आंखों में आंसू थे। उसके 2 छोटे हाथ उसकी शर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। मुझे खेद है, मैं सिर्फ छोटी नेहा के लिए दवा खरीदना चाहता था। उसकी आवाज कर्कश और गहरी थी। अनन्या मुड़ी, लेकिन अपनी नम आंखों को छिपा नहीं सकी। उसके सामने अब एक गरीब सुरक्षा गार्ड नहीं था, बल्कि एक पिता, एक चाचा, एक आदमी था जो बच्चों के लिए ढाल बनने के लिए चुपचाप तूफान के बीच खड़ा था। छोटी कैम ने अचानक उसकी ओर देखा, फुसफुसाते हुए, आंटी, क्या आप डॉक्टर हैं? कृपया चाचा रोहन को ठीक कर दो। वह अवाक थी, केवल धीरे से सिर हिला सकी और फिर अपनी चमकती आंखों को छिपाने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया जब उसने देखा कि छोटा रोहन चुपके से रोहन के हाथ में एक कुचली हुई ब्रेड का एक बैग डाल रहा है। हमने खा लिया है, यह आपके लिए है। वह मुड़ी। उसके होंठ कसकर बंद थे। उसकी आंखें जल रही थीं। उसके पर्स का पट्टा कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि वह अपने दिल में चल रहे संघर्ष को पकड़ रही हो। कृतिश समूह। उसी समय 26वीं मंजिल पर वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लाउंज। ngok-ler ने अपनी बाहें बांधकर आंतरिक संचार कर्मचारियों के एक समूह के सामने खड़ा था। उसकी आवाज नीरस थी, लेकिन एक स्पष्ट इरादा छिपा था। आपको समझना होगा, अध्यक्ष एक सार्वजनिक हस्ती हैं। कर्मचारियों के करीब होना अच्छा है, लेकिन एक गरीब सुरक्षा गार्ड के साथ अंतरंग होना, जिसका अतीत अपारदर्शी है, पर विचार करने की आवश्यकता है। सुश्री क्विन, विदेश मामलों की प्रमुख, ने झिझकते हुए पूछा, क्या इसका कोई सबूत है? लेर मुस्कुराया। उसने एक फाइल से कुछ धुंधली तस्वीरें निकालीं। अनन्या किराए के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। बारिश में रोहन के बगल में खड़ी है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जनता खुद फैसला करेगी। उसने धीरे से अपना हाथ मेज पर रखा। उसकी आवाज गहरी हो गई। आपको याद रखना होगा,
यह निगम भावनाओं का नहीं है। अध्यक्ष के प्रत्येक कार्य का शेयर मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्तिगत कारकों को हावी होने दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि किसी और को उस हिस्से को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उसके शब्द शब्द नहीं थे, बल्कि मखमल में लिपटे चाकू थे। उस रात अनन्या का लग्जरी अपार्टमेंट। वह तब लौटी जब घड़ी 23:40 बजा रही थी। अपार्टमेंट इतना बड़ा था कि ठंडा लग रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई नरम रोशनी नहीं। केवल वह कांच के दरवाजे के पास एक लंबी कुर्सी पर बैठी थी, अपने लिए एक गिलास रेड वाइन डाल रही थी। उसकी आंखें शहर को देख रही थीं। जगमगाती रोशनी उस लेख के फैलने के बाद से फुसफुसाहट और घूरती निगाहों से भी जगमगा रही थीं। वे कुछ नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि वह कभी मेडिकल का छात्र था। वे नहीं जानते थे कि उसके हाथ ने कभी उसकी मरती हुई मां को पकड़ा था और फिर अपनी बहन को 3 साल की भौतिक चिकित्सा के माध्यम से ले गया था। वे नहीं जानते थे कि उसने केवल एक वादे के कारण 4 गैर जैविक बच्चों की परवरिश करने के लिए सब कुछ अस्वीकार कर दिया था। और वे यह भी नहीं जानते थे कि उसका दिल किस चीज से हिल गया था। शराब का गिलास गिरकर टूट गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया। व्यापार की दुनिया में 10 साल तक खड़े रहने के बाद पहली बार अनन्या रोई। हार के कारण नहीं, बल्कि पूर्वाग्रहों से भरी दुनिया के सामने असहाय महसूस करने के कारण रोना। वह समझ गई कि अब से उसका रास्ता अब चिकना नहीं रहेगा, क्योंकि वह सिंहासन से उतरकर तूफान के बीच एक इंसान को देखने आई थी, और उसे यकीन नहीं था कि क्या उसके पास अभी भी उसे भेड़ियों के झुंड से बचाने की ताकत है जो घात लगाए बैठे थे। अगली सुबह कृतिश समूह के शेयरधारकों की बोर्ड बैठक का कमरा। कमरे में हवा इतनी ठंडी थी कि दम घुट रहा था। पर्दे बंद थे। छत की रोशनी लंबी लकड़ी की मेज पर पड़ रही थी, जिससे हर चेहरा एक मुखौटे की तरह दिखाई दे रहा था। हर कोई एक शांत उपस्थिति लेकर आया था, लेकिन उनकी आंखों में बिजली की चमक थी। अनन्या अंदर आई। एक सफेद शर्ट, काली बनियान। उसके बाल एक ऊंचे जूड़े में बंधे हुए थे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। उसने शांत आवाज में सबका अभिवादन किया और फिर मेज के सिरे पर बैठ गई। पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष श्री विन्ह ने शुरुआत की। अध्यक्ष अनन्या, हम आज एक आपातकालीन बैठक बुलाने की अनुमति चाहते हैं, ताकि सोशल मीडिया और समूह के भीतर प्रसारित हो रही कुछ सूचनाओं को स्पष्ट किया जा सके, जो आपके और रोहन नाम के एक सुरक्षा गार्ड के साथ आपके संबंधों से संबंधित हैं। एक टैबलॉयड अखबार को मेज पर रखा गया था, जिस पर एक सनसनीखेज शीर्षक था, एक महिला अध्यक्ष और एक गरीब सुरक्षा गार्ड के बीच एक वर्जित प्रेम कहानी। एक मार्मिक कहानी या एक नैतिक चूक? अनन्या ने नीचे नहीं देखा। उसने अपना सिर ऊंचा रखा। मैं उस लेख को जानती हूं, और मैं यह भी जानती हूं कि यह सीधे तौर पर कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जानबूझकर संकेत देता है। एक प्रमुख शेयरधारक। श्रीफात ने धीरे से सिर हिलाया। हम प्रेस के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अनन्या, आप 1000 अरब डॉलर के निगम की अध्यक्ष हैं। यदि इस तरह की अफवाहों को स्पष्ट नहीं किया गया, तो यह शेयरधारकों, भागीदारों और बाजार के विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। ngok-ler मुस्कुराया। उसने आराम से खड़े होकर मेज पर तस्वीरों का एक ढेर रख दिया। मैं कुछ सबूत जोड़ने की अनुमति चाहता हूं। ये आंतरिक कैमरों और कुछ बाहरी स्रोतों से एकत्र की गई तस्वीरें हैं। वे सभी अध्यक्ष और एक निम्न स्तर के कर्मचारी के बीच मानक से अधिक घनिष्ठता का स्तर दिखाती हैं। सबने नीचे देखने के लिए झुका। तस्वीर 1। अनन्या बारिश में किराए के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। तस्वीर 2। वह रोहन की कलाई पकड़कर उसे एम्बुलेंस में मदद कर रही है। तस्वीर 3।
वह अस्पताल के कमरे में अकेली बैठी है, उसे सोते हुए देख रही है। पूरा कमरा फुसफुसाया। बोर्ड के एक युवा सदस्य ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर यह सिर्फ मदद थी तो इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी। अनन्या चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ मेज पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसकी रीढ़ अभी भी सीधी थी। जब फुसफुसाहट शांत हो गई तो उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं रोहन के लिए अपनी चिंता से इनकार नहीं करती, लेकिन मैं इस रिश्ते के बारे में सभी सस्ते अनुमानों से पूरी तरह से इनकार करती हूं। उसकी आंखें हर व्यक्ति पर घूमीं, एक अजीब आत्म नियंत्रण के साथ चमक रही थीं। मैंने प्रेस के शामिल होने से पहले ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच कर ली थी। रोहन कभी एक उत्कृष्ट मेडिकल छात्र था। एक दुर्घटना के कारण उसने अपना परिवार खो दिया। उसकी बहन विकलांग हो गई। उसने 4 अनाथ भतीजे भतीजियों की परवरिश करने के लिए अपने सभी सपनों को छोड़ दिया। उन्हें एक अनाथालय में रखने से इनकार कर दिया। उठाने, धोने से लेकर कार धोने और सुरक्षा गार्ड तक सब कुछ किया। वह इस कमरे में कई लोगों की तुलना में अधिक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति है। नॉकलेर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पढ़ना मुश्किल था। समस्या चरित्र की नहीं है, लेर ने कहा, बल्कि भूमिका की है। एक अध्यक्ष व्यक्तिगत भावनाओं को शीर्ष प्रबंधन की स्थिति को प्रभावित नहीं करने दे सकता। आप जो कर रही हैं वह पक्षपात हो सकता है। उसी क्षण दरवाजा खुला और रोहन अंदर आया। उसका हाथ अभी भी पट्टियों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। उसने सबको सिर झुकाकर प्रणाम किया। बैठक में खलल डालने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मामला मुझसे संबंधित है, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकता। पूरा कमरा चुप हो गया। अनन्या उसकी ओर मुड़ी। थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। मैं एक सुरक्षा गार्ड हूं। हाँ, लेकिन मैंने कभी किसी की दया का फायदा नहीं उठाया। मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता। अगर मेरी उपस्थिति के कारण अध्यक्ष पर संदेह किया जाता है, तो मैं समूह से इस्तीफा दे दूंगा। उसने यह कहते हुए गहराई से सिर झुकाया। हवा में एक दुखद भाव छा गया। अनन्या खड़ी हो गई। उसकी आवाज इतनी जोर से गूंजी कि हर कोई चौंक गया। नहीं, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। किसी को सिर्फ दयालु होने के लिए नहीं छोड़ना पड़ता। वह सीधे बैठक कक्ष के बीच में गई। उसकी आवाज अब और छिपी नहीं थी। मुझे उसके चरित्र पर विश्वास है, और अगर उसके जैसा कोई व्यक्ति सम्मान का पात्र नहीं है, तो कृपया मुझे बताएं कि कौन है। सन्नाटा। किसी ने कुछ नहीं कहा। एक पुराने निदेशक ने धीरे से अपनी नाक सिकोड़ी और कहा, सुश्री अनन्या, मैं आपके शब्दों से सहमत हूं। मैं केवल यह आशा करता हूं कि भविष्य में जब इस तरह के लेखों के कारण शेयर गिरेंगे, तब भी आप उस विश्वास को बनाए रखेंगी। अनन्या ने सिर हिलाया। मैं जिम्मेदारी लेती हूं, लेकिन मैं एक इंसान में कुछ मूल्यवान देखने के लिए माफी नहीं मांगूंगी। बैठक भारी माहौल में समाप्त हुई। नॉकलेर ने अनन्या को जाते हुए देखा। उसकी आंखें साजिश से भरी थीं, हालांकि वह उसे अभी तक नीचे नहीं ला सका था। पहली गोली चलाई जा चुकी थी। उसने बड़बड़ाया, तुम अभी विरोध कर सकती हो अनन्या, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन अराजक माहौल। गुमनाम समाचारों के टुकड़े सोशल मीडिया पर एक जहरीली लहर की तरह फैल गए। अध्यक्ष अनन्या का एक गरीब सुरक्षा गार्ड के साथ गुप्त प्रेम संबंध। एक व्यवसायी की नैतिकता कहाँ है जब एक अध्यक्ष एक गुमनाम व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। एक आंतरिक कैमरे से एक धुंधला क्लिप एक उच्च यातायात ब्लॉग पर पोस्ट किया गया था, जिसमें अनन्या के रोहन के अस्पताल के बिस्तर के पास झुकने
उसके माथे को छूने और फिर दोनों के रात में अस्पताल छोड़ने के दृश्यों को एक साथ जोड़ा गया था। मीडिया का प्रभाव तत्काल था। कृतिश के शेयरों में थोड़ी गिरावट आई। निदेशक मंडल ने फिर से एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सुबह 10:30 बजे वरिष्ठ बैठक कक्ष में ngॉकलेर बड़े कमरे के बीच में खड़ा था, एक विजयी और अहंकारी मुस्कान के साथ। उसके पीछे बड़ी स्क्रीन पर क्लिप अनन्या के कार से बाहर निकलने के दृश्य पर रुका हुआ था, जो रोहन के लिए बारिश को रोक रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुश्री अनन्या ने कुछ गलत किया है, लेर ने कहा। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी। मैं केवल यह चाहता हूं कि बोर्ड इस पर विचार करे कि क्या इस तरह की अंतरंगता अध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्त है। एक पुराने शेयरधारक श्रीफात ने सिर हिलाया। मीडिया बहुत संवेदनशील है, भले ही इसे संपादित किया गया हो। जनता सत्यापन की प्रतीक्षा नहीं करेगी। अनन्या चुपचाप बैठी रही, सीधे स्क्रीन पर देख रही थी। कोई बहाना नहीं, कोई हिचकिचाहट का कोई संकेत नहीं। वह मीडिया से इस तरह के हमलों की बहुत आदी थी। लेकिन ठीक जब सब कुछ उसके खिलाफ होता दिख रहा था, बैठक कक्ष का दरवाजा खुला। अनन्या का सहायक तुषार अंदर आया। हाथ में एक यूएसबी और कुछ रंगीन मुद्रित दस्तावेज थे। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें तेज थीं। बाधित करने के लिए क्षमा करें, मेरे पास कुछ अतिरिक्त दस्तावेज हैं जिन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। श्री विन थोड़े आश्चर्यचकित हुए, धीरे से सिर हिलाया। तुषार ने यूएसबी को प्रोजेक्टर में प्लग किया। स्क्रीन एक अलग, स्पष्ट, असंपादित क्लिप में बदल गई। क्लिप में 3 साल पहले एक शानदार रेस्तरां में एक निजी बैठक दर्ज की गई थी। इसमें ngॉकलेर खुद एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक मोटा लिफाफा दे रहा था, जो बाद में अनन्या के सत्ता में आने पर स्वास्थ्य कारणों से सेवानिवृत्त हो गया था। कार्यकारी निदेशक के पद पर मेरे पदोन्नति हो स पर हस्ताक्षर करने में मेरी मदद करें, मैं बाकी का ध्यान रखूंगा। वीडियो में ngॉकलेर की आवाज स्पष्ट, निर्विवाद थी। उसके ठीक बाद आंतरिक दस्तावेजों, ईमेल, रिकॉर्डिंग, फोन कॉलों की एक श्रृंखला थी जिसमें लेर ने वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चढ़ने के लिए अन्य निदेशकों के लिए जाल बिछाने का आदेश दिया था। कमरा पूरी तरह से चुप था। ngॉकलेर का चेहरा पीला पड़ गया। उसका मुंह कुछ कहने के लिए खुला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह लगातार अपनी आंखें घुमा रहा था, एक खंडन खोजने की कोशिश कर रहा था। यह एक मनगढ़ंत कहानी है। उसने इसे संपादित किया है। तुषार धीरे से मुस्कुराया। यह क्लिप उस साल रेस्तरां के मुख्य कैमरे से ली गई थी, जिसे एक सुरक्षा भागीदार द्वारा संग्रहीत किया गया था, जिसमें न्याय विभाग की मुहर थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं जांच एजेंसी को और भेजूं? अनन्या खड़ी हो गई। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन एक पतली तलवार की तरह निर्णायक थी। मैं चुप रही क्योंकि मैं लोगों को एक रास्ता देना चाहती थी। लेकिन जब आपने सत्ता के लिए मेरी प्रतिष्ठा का उपयोग करना चुना, तो मैं सब कुछ खत्म करने के लिए सच्चाई का उपयोग करूंगी। उस दोपहर कृतिश समूह से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। सत्यापन के बाद निदेशक मंडल ने श्री ngॉकलेर को उनके सभी पदों से बर्खास्त करने का फैसला किया। साथ ही कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए उनकी फाइल जांच एजेंसी को भेज दी। अध्यक्ष अनन्या की प्रतिष्ठा और कार्यकारी जिम्मेदारी पूरी तरह से बहाल कर दी गई थी। उसी दिन शाम को कृतिश टॉवर की छत पर अनन्या ने रोहन को बुलाया। हल्की हवा, शांत आसमान, वह वहां रेलिंग के सहारे खड़ी थी, जगमगाते शहर को देख रही थी। रोहन आया। उसका हाथ अभी भी पट्टियों में लिपटा हुआ था, लेकिन उसके कदम अब और स्थिर थे। धन्यवाद हार न मानने के लिए, उसने धीरे से कहा। अनन्या मुस्कुराई।
जब आपने कहा कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं, तो मैं बहुत गुस्से में थी। इसलिए नहीं कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को कम आंका। मुझे डर था कि मैं आपको चोट पहुंचाऊंगा। आपने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। आपने मुझे विश्वास दिलाया कि दयालुता का अभी भी मूल्य है। दोनों चुपचाप दूर तक देखते रहे। रात की हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया। उस क्षण में दो लोग जो दो अलग अलग दुनिया के लग रहे थे, अनगिनत परीक्षणों और क्लेशों के बीच एक दूसरे के बगल में खड़े थे। किसी ने प्यार की बात नहीं की, लेकिन उनके दिल धीरे धीरे एक दिशा में झुक रहे थे। 1 साल बाद गर्मियों की शुरुआती धूप कृतिश टॉवर की पारदर्शी कांच की खिड़कियों से होकर चमक रही थी। 27वीं मंजिल पर बड़े सम्मेलन कक्ष में माहौल औपचारिक लेकिन भावनाओं से भरा था। मंच के सामने एक अजीब प्रतीक था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आशा का पुल, जिसमें एक नदी पर एक घुमावदार पुल की छवि थी, दो किनारों, कठिनाई और भविष्य को जोड़ता हुआ। अनन्या मंच पर खड़ी थी, एक सुरुचिपूर्ण सफेद पोशाक में। उसकी गहरी काली आंखें नीचे सैकड़ों टकटकी लगाए हुए थीं। मैं सोचती थी कि मैं सफलता के मूल्य को पूरी तरह से समझती हूं, लेकिन फिर एक दिन मैंने एक तेज बुखार वाले बच्चे को एक अंधेरे, बिना रोशनी वाले कमरे में लेटे हुए देखा। एक आदमी बारिश में दौड़ रहा था, हाथ में एक सस्ती गोली, और अस्पताल के बिलों के लिए पर्याप्त पैसे न होने की चिंता थी। वह एक पल के लिए रुकी। उसकी आवाज टूट गई और मैं समझ गई, सफलता का कोई मतलब नहीं है अगर हम ऐसे लोगों को पीछे छोड़ दें। तालियों की गड़गड़ाहट घनी और सच्ची थी। आज मैं आधिकारिक तौर पर होप ब्रिज चैरिटेबल फंड की घोषणा करती हूं, जो न केवल वित्तीय सहायता के लिए एक बजट है, बल्कि अनाथों, गरीबों और उन लोगों के लिए दीर्घकालिक समर्थन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक और कैरियर मार्गदर्शन के लिए एक प्रणाली है, जिन्होंने सभी अवसर खो दिए हैं। उसकी आंखों में एक कोमल गर्व की चमक थी। और जिस व्यक्ति को मैंने परियोजना निदेशक के रूप में आमंत्रित किया है, वह श्री रोहन है। पूरा सभागार दंग रह गया। कुछ पत्रकार खड़े हो गए, अपने कैमरे तैयार कर लिए। पहली पंक्ति से रोहन खड़ा हुआ, अभी भी एक साधारण सफेद शर्ट में। उसकी लंबी, दुबली काया, उसकी आंखें गंभीर लेकिन गर्म थीं। वह मंच पर गया, अनन्या के बगल में खड़ा हो गया। मैं कभी मेडिकल स्कूल के अंतिम वर्ष का छात्र था। एक भाग्यशाली रात में मैंने अपना भविष्य खो दिया। मैं जीवन को कोसता था, सहानुभूति का सामना करने से डरता था। वह अनन्या की ओर मुड़ा, एक पल के लिए रुका, लेकिन इस महिला ने, अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की आंखों से जो मेरे अंदर के इंसान को देखती है, मुझे खड़ा किया। सभागार चुप हो गया। एक मूक भावना फैल गई। मैंने उसके प्रस्ताव को 3 बार अस्वीकार कर दिया और चौथी बार एक शर्त पर सहमत हुआ। उसने सीधे दर्शकों की ओर देखा। उसकी आवाज स्पष्ट थी, मुझे किसी और से ज्यादा वेतन न दिया जाए, सिर्फ एहसान और सहानुभूति के कारण। हल्की हंसी उठी। कुछ युवा निवेशकों ने ताली बजाई, कुछ की आंखें लाल हो गईं। अनन्या एक दुर्लभ, बिना सुरक्षा वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराई, और इसीलिए मैंने उसे चुना। कुछ महीने बाद पहला होप स्कूल मध्य क्षेत्र में बनाया गया था। छोटी नेहा अब स्वस्थ थी। उसके बाल कंधे की लंबाई के थे। एक उज्जवल मुस्कान के साथ लगभग 300 छात्रों के सामने उद्घाटन भाषण पढ़ रही थी। रोहन स्कूल के मैदान के अंत में खड़ा था, एक साधारण सफेद शर्ट में, चुपचाप देख रहा था। उसे मंच पर खड़ा होना पसंद नहीं था, लेकिन जब भी वह बच्चों को नई वर्दी में चमकते हुए
उनकी आंखों में स्पष्टता और उनके सामने खुले भविष्य को देखता था। तो वह जानता था कि वह सही था। उस शाम कृतिश टॉवर की छत पर हवा धीरे धीरे बह रही थी। शहर की रोशनी उनके पैरों के नीचे चुपचाप बहते हुए सितारों की धारियों की तरह थी। अनन्या उसके बगल में बैठी थी। उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। होप ब्रिज को पहले ही 30 से अधिक दान मिल चुके हैं। उसने चमकती आंखों से कहा। रोहन कुछ देर चुप रहा और फिर पूछा, और तुम, क्या तुमने अपनी खुद की आशा पाई है? वह उसकी ओर मुड़ी। शायद मैं इसके बगल में बैठी हूं। एक खामोशी का पल। वह कई बारिश और तूफानों के बाद पहली बार मुस्कुराया। प्यार के इजहार की कोई जरूरत नहीं, किसी वादे की कोई जरूरत नहीं, बस रोशनी और उम्मीद के बीच सब कुछ के बाद एक दूसरे के बगल में बैठना ही काफी था। प्रिय दोस्तों, प्रसिद्धि, धन और चकाचौंध का पीछा करने वाली दुनिया में हम कभी कभी उस चीज को भूल जाते हैं जो वास्तव में इंसानों को महान बनाती है। दया, सहानुभूति और एक दूसरे को अवसर देने की क्षमता। रोहन की कहानी। एक सुरक्षा गार्ड जो कभी मेडिकल छात्र था, जिसे 4 अनाथ बच्चों की परवरिश करने के लिए अपने सपनों को छोड़ना पड़ा। और अनन्या, एक महिला अध्यक्ष जो एक योग्य व्यक्ति की रक्षा के लिए अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने और बदनामी का सामना करने को तैयार थी। न केवल एक मार्मिक प्रेम कहानी है, बल्कि हम सभी के लिए एक अनुस्मारक भी है। किसी व्यक्ति को उसके पेशे, रूप या परिस्थितियों से कभी ना आके। उनके जीने, प्यार करने और विपत्ति का सामना करने के तरीके को देखें। इस दुनिया में सफल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे बहादुर लोगों की कमी है जो दूसरों में सच्चा मूल्य देखते हैं और उन्हें अपना जीवन बदलने का अवसर देने को तैयार रहते हैं। यदि आप मानते हैं कि हर कोई जीवन में एक आशा के पुल का हकदार है, यदि आपने कभी जीवन की धारा के बीच में अकेला महसूस किया है लेकिन फिर भी हार नहीं मानी है, यदि आप एक साथ एक ऐसा समुदाय बनाना चाहते हैं जो प्यार करना, साझा करना और सुनना जानता हो, तो सुंदर जीवन के मूल्यों को फैलाने के लिए लाइक बटन दबाएं। इस कहानी पर अपनी भावनाओं पर टिप्पणी करें और लोगों को यह बताने के लिए साझा करें कि दयालुता अभी भी मौजूद है।